नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भविष्य में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देखिए, सूची 1 में बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में वो योजनाएं कब प्रारंभ हुई इसका वर्णन दिया गया है। तो हमें ये मिलाना है कि बिहार सरकार की कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई। तो जरा देखते हैं। पहली योजना है बिहार स्टार्टअप नीति। तो बिहार सरकार की योजना बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की जाती है 2022 में। बिहार सरकार की योजना बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत होती है 2022 में। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत होती है 2020 में। जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत होती है 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत 2021 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत 2021 में। और कृषि रोड मैप योजना की शुरुआत 2008 में। कृषि रोड मैप योजना की शुरुआत 2008 में। एक बार फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत होती है 2022 में। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत होती है 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत होती है 2021 में। और कृषि रोड मैप योजना की शुरुआत होती है 2008 में। तो जो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए के लिए सही है डी, यानी 2022। ए का डी नहीं है, यहाँ ए का डी है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस प्रश्न का। ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ए का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। जरा ध्यान देंगे, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी गई, मासिक पत्रिका यानी वैसी पत्रिका जिसका प्रकाशन महीने में एक बार होता था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। वो मासिक पत्रिका थी बंदी कैदी। मासिक पत्रिका का नाम ध्यान रखेंगे, बंदी कैदी। मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो बंदी कैदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 का उद्देश्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है और इसके तहत सशक्त महिला, सक्षम महिला ये शामिल है। ये इसके 7 उद्देश्यों में से एक है। सुलभ संपर्कता ये भी शामिल है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव ये भी शामिल है। चौथा ऑप्शन बाल विकास, राज्य का विकास ये शामिल नहीं है। 7 निश्चय पार्ट 2 के जो 7 लक्ष्य हैं उसमें बाल विकास, राज्य का विकास ये शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है। तो बिहार सरकार की योजना मिशन 5.0 का संबंध वृक्षारोपण से है। वृक्षारोपण से है। बिहार में वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए, वन आवरण बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की योजना है 5.0, मिशन 5.0। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना है। इसका संबंध वृक्षारोपण से है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए मलद और करुणा इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। जरा ध्यान देंगे, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए 2 शब्द मलद और करुणा इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। बक्सर के लिए मलद और करुणा दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। जरा आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो जरा ध्यान देंगे, मुंगेर जो है वो धारवाड़ भूस्तर संरचना के अंतर्गत आता है। जमुई भी धारवाड़ भूस्तर संरचना की चट्टानें पाई जाती हैं। नवादा में धारवाड़ भूस्तर संरचना की चट्टानें पाई जाती हैं। रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जरा ध्यान देंगे, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ भूस्तर संरचना वाला जिला रोहतास नहीं है। रोहतास में किस स्तर की चट्टानें पाई जाती हैं? तो विंध्यन स्तर की चट्टानें पाई जाती हैं रोहतास में। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित हरहा नदी घाटी, जरा ध्यान देंगे, हरहा नदी घाटी
को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरीय मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा? दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो बिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकलती है। इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर होते हुए अलग अलग नदियां गंगा में मिलती हैं। तो जो इन नदियों के बीच का भाग है, दो नदियों के बीच का जो भाग है, उसे ही हम लोग दोआब कहते हैं। तो जो दोआब का इसमें क्रम पूछा जा रहा है आपसे, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसका क्रम इस क्रम में हमें बताना है। तो जरा इस क्रम में सबसे पहले घाघरा गंडक का दोआब होगा। सबसे पहले घाघरा गंडक का दोआब होगा 1 नंबर। उसके बाद गंडक कोसी का दोआब 2 नंबर। उसके बाद कोसी और महानंदा का दोआब, घाघरा और गंडक नदियों के द्वारा बना दोआब। उसके बाद गंडक और कोसी नदियों के द्वारा बना दोआब। और उसके बाद कोसी और महानंदा नदी का दोआब। यानी इनका क्रम होगा 1 2 3, 1 2 3। ये क्रम सही है। जरा ध्यान देंगे, बिहार के उत्तरी भाग में, गंगा नदी के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व में दोआबों का क्रम है घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब, उसके बाद कोसी और महानंदा का दोआब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम का रूप है? तो बिहार में बहने वाली फाल्गु नदी है जो है वो मोहना और लीलांजना नदी के संगम के फलस्वरूप बनती है। बिहार में बहने वाली फाल्गु नदी मोहना और लीलांजन नदी के संगम के फलस्वरूप बनती है। ध्यान देंगे, किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलांजन नदी के संगम के फलस्वरूप। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में पीडमैट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ध्यान देंगे, पीडमैट स्वैम्प मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। जरा नाम ध्यान देंगे, जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना करने का श्रेय जनकधारी प्रसाद को जाता है। जनकधारी प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे इमाम ताज फकीह। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जो सूफी संत थे वो इमाम ताज फकीह थे। इमाम ताज फकीह 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी सिलसिले को प्रारंभ करते हैं और इमाम ताज फकीह के ही पोते का नाम था सैफुद्दीन याहिया मनेरी। और सैफुद्दीन याहिया मनेरी की जो दरगाह है वो बिहार के मनेर में स्थित है। पटना के पास बिहार के मनेर में सैफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह स्थित है। और बिहार के जो सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे वो इमाम ताज फकीह थे, जिन्होंने बिहार में 12वीं शताब्दी के दौरान सूफी सिलसिले की शुरुआत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा का जो मुख्य कारण है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। यानी भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवाती पवनों के कारण ही बिहार में शीतकाल में यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में वर्षा होती है। तो बिहार की शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवाती पवनें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में होता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में होता है। ध्यान देंगे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो देखिए, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृतिक, ग्रीक और अरमाइक लिपियां हैं। ध्यान देंगे, प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक। अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृतिक, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ ग्रीक और अरमाइक ऑप्शन में नहीं है, यहाँ ग्रीक और अरमाइक ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम प्राकृतिक को ही टिक करेंगे। तो अशोक के शिलालेखों की
प्रमुख भाषा जो है वो प्राकृत है, यानी प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने दोनों ने मिलकर प्रस्तुत किया था। जरा ध्यान देंगे, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने दोनों ने मिलकर प्रस्तुत किया था, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने मिलकर यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसके फलस्वरूप 22 मार्च 1912 को बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है और प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया। जरा ध्यान देंगे, मुल्ला तकिया प्रथम विदेशी यात्री था जो कि बिहार आया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभव हुआ? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन प्रारंभ होता है उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद। उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन होता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल तक आर्य लोहे की खोज कर चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहां पर हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से सिवान में हुई थी। जरा ध्यान देंगे, इस नाम को, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार सरकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न से इनके नाम को बार बार पूछ लिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो सिवान में हुई थी। इनकी मृत्यु सिवान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो मैनरिक बिहार आ चुके हैं, मैनरिक बिहार आ चुके हैं, जॉन मार्शल भी बिहार आ चुके हैं और पीटर मुंडी भी बिहार आ चुके हैं। तो इन चारों यूरोपीय यात्रियों में फ्रैंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आए थे, यानी बिहार नहीं आने वाले कौन है? फ्रैंकोइस बर्नियर। और प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो बिहार नहीं आने वाले यूरोपीय यात्री थे फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।